हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी प्रधान शिक्षक की जो भर्ती होनी है उससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, जिसमें 75 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे तथा 75 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो आइए टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है कि विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। ये जो ऑप्शंस में हमारे जो साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, पियाजे और स्किनर इत्यादि, तो इनमें से किसका जो योगदान है वो विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का बी के रूप में जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का, कि पियाजे का योगदान जो है इसमें सबसे अभूतपूर्व रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आगे इन सभी वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके जो थॉट्स हैं उसको भी हम एक एक अलग अलग वीडियो में आपके पास उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से आपकी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रयास एवं त्रुटि का जो अधिगम है, कि प्रयास और त्रुटि का जो अधिगम सिद्धांत है यह किनके द्वारा दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, कौन से मनोवैज्ञानिक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का दिया है। तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अधिगम का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि डिस्लेक्सिया संबंधित किससे है, कौन सी प्रकार की यह विकार है। तो ये तीन बात आता है, एक डिस्लेक्सिया है, फिर एक डिस्ग्राफिया और एक डिस्कैलकुलिया है। तो ये जो विकार है एक तरह का डिस्लेक्सिया, जो कि पठन से संबंधित विकार है, यानी पाठ को पढ़ने के संबंधित जो बच्चों के अंदर विकार होता है उसको डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो ये पी और क्यू में दोनों में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, पी को क्यू कहेगा, क्यू को पी कहेगा। तो इस प्रकार का जो पढ़ने से संबंधित जो बच्चों के अंदर विकार है वो डिस्लेक्सिया के नाम से जाना जाएगा। अगर बच्चा लिखने में कोई गलती कर रहा है, अगर हिंदी को इधर से लिखना शुरू करे पहले फिर इधर दाहिने साइड से लिखना शुरू करता है, तो इस प्रकार का जो विकार होता है लेखन से संबंधित उसको डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है। वहीं गणितीय विकार जब बच्चों के अंदर होता है, जैसे अगर बच्चा 27 को 17 को 71 लिखता है और दोनों में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि 17 में 71 होगा और 17 होगा या 71 होगा। तो इस प्रकार का जो विकार है गणित से संबंधित उसको डिस्कैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। ये तीन महत्वपूर्ण है और अक्सर ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, खासकर जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें तो ये तीनों में से एक प्रश्न होते ही हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखेंगे हम लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित और डिस्कैलकुलिया यह गणित से संबंधित विकार जो है, ये तीनों महत्वपूर्ण विकार हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे होने चाहिए, यानी वैसे बच्चे जो स्पेशल नीड्स के हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में कहाँ होने चाहिए। तो इस पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको विद्यालय के अंदर जो है वो सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। यानी चौथा नंबर प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से विशेष विद्यालय नहीं, बल्कि उसी विद्यालय में उसे जो है सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हम विशेष ये करें तो फिर वहाँ बच्चों के मानसिक पर असर पड़ती है, तो उसे सामान्य बच्चों के साथ जो है हमें ट्रीट करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि शिक्षा का जो किंडरगार्टन पद्धति है, जिसके अंतर्गत जो है LKG UKG के जो क्लासेज हैं, तो ये किंडरगार्टन जो है यह पद्धति का प्रतिपादन किन्होंने किया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि फ्रोबेल महोदय ने जो है किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप उस अभिभावक के बच्चों के साथ क्या करेंगे। क्या आप उस बच्चों की उपेक्षा कर देंगे स्कूल में, यानी उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर वो किसी प्रकार के पठन में कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, या फिर अभिभावक को आप चिट्ठी लिखेंगे कि वो विद्यालय आएँ, या आप स्वयं उनसे जाकर के मिलने का प्रयास करेंगे, या फिर वैसे बच्चों जिनके अभिभावक आपसे मिलने नहीं आते हैं उन्हें दंडित करेंगे। तो यहाँ जो है पहला तो कथन नहीं होगा कि हम बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम बच्चों को दंड नहीं कर सकते हैं।
अभिभावक को अगर चूंकि वो विद्यालय कभी नहीं आते हैं तो हम लिखेंगे फिर भी वो विद्यालय नहीं आएंगे, इसलिए बेहतर ऑप्शन सी होगा कि हम स्वयं उनसे जो है अभिभावक से मिलने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाल्यावस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जी, बाल्यावस्था को तो इसका हम लोग जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो बांटा है पूरा ये बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था जो भी शैशवावस्था, इसको भी हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास से संबंधित जो चैप्टर है उसमें कि किस एज के काल को किस नाम से जाना जाता है। 7वां नंबर प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है कि बाल्यावस्था को टोली आयु के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे जो हैं ये बाल्यावस्था जो है 2 से 12 वर्ष के बीच का काल होता है। इसमें बच्चे समूह में खेलते हैं, टोली के साथ रहते हैं। जीवन का अनोखा काल भी माना जाता है क्योंकि ये सबसे जीवन का बेहतरीन समय है। बक्की अवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि ये बाल्यावस्था सभी को जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या है, यानी किस एज को बाल्यावस्था के बीच रखा गया है। जैसे 0 से 2 के बीच का जो समय है उसको ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो शैशवावस्था रखा है, इन्फेंसी, यानी उस काल में बच्चे जो है बिल्कुल शिशु छोटे बच्चे को माना है। और बाल्यावस्था का जो काल माना है वो 6 से 12 वर्ष की आयु को अधिकांश जो है ये बाल्यावस्था का काल माना है। इसमें 2 काल बांट दिया जाता है, जनरली 2 से 12 वर्ष तक का काल होता है, जिसमें 2 से 6 को पूर्व बाल्यकाल और 6 से 12 को उत्तर बाल्यकाल के रूप में भी जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन का वैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसे प्रबल सूचक जो ये बालक हैं ये किस अवस्था में होते हैं। इस प्रकार की जो बालक के अंदर प्रवृत्ति होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ या मैं कुछ हूँ, इस प्रकार की जो प्रबल ये है बालक के अंदर जो प्रवृत्ति आती है, यह एज होता है किशोरा अवस्था का एज जो है ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि इस वक्त जो है बच्चे जवान हो रहे होते हैं, उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत होती है। शैशवावस्था में तो बच्चे को पता नहीं होता, बाल्यावस्था में वो समूह में खेलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है कि एक नवजात शिशु का भार कितना होता है। नवजात शिशु 0 से 2 वर्ष के बीच के जो ये हैं उसे नवजात शिशु के रूप में जाना जाता है। इस काल के जो भी बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको शिशु नाम ही दिया जाता है, बालक बालिका के नाम से उस काल के बच्चे को नहीं जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो लगभग 9 पाउंड का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 10वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सीखना विकास की प्रक्रिया या सीखना जो है यह विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम लोग वृद्धि और विकास चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि वृद्धि जो है वो एक समय से जा करके ख़त्म हो जाती है, बल्कि विकास जो है वो माँ के गर्भ से जो शुरू होता है तो वो जीवन पर्यंत मरने तक चलता रहता है। तो सीखना उसी क्रम में विकास की ही एक प्रक्रिया है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यह वुडवर्थ का कथन है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बालक का विकास क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है। तो चिंतन की जो सबसे बड़ी पहचान है इनमें से किस चिंतन से जो है वो विचार निकलता है या कल्पना की भावना बढ़ती है या सृजनात्मकता आता है या समस्या का समाधान होता है। तो इस 12वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि चिंतन की जो सबसे बड़ी पहचान है कि इससे समस्या समाधान में हल मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 12वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास जो है वह किस बात का परिणाम है, या वंशानुक्रम है या वातावरण का इस पर इफेक्ट पड़ता है या वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो बालक का जो विकास है वह दोनों पर डिपेंड करता है। वंशानुक्रम यानी इसको हेरिडिटी कहते हैं, तो उस पर जो असर है वो वंशानुक्रम का भी है, यानी माता पिता बालक के विकास पर माता पिता का भी जेनेटिक गुण का असर है, और जो बालक जिस इन्वायरमेंट में जिस वातावरण में पलता है उसका भी उस पर असर पड़ता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि बालक के विकास का जो परिणाम है यह वंशानुक्रम व वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 13वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मानसिक विकास जो है यह मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन कौन से हैं। तो अगर 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर देखें तो मानसिक विकास में वंशानुक्रम भी आएगा कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों क्रिएटिव हैं, मानसिक विकास उनकी अधिक है तो उसका असर बच्चों के मानसिक विकास पर भी होगा। उसी प्रकार से अगर परिवार का वातावरण किस प्रकार का है इसका भी इफेक्ट जो है बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है, तथा साथ ही साथ परिवार की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, यानी परिवार उस समाज में परिवार की किस प्रकार की स्थिति है इसका भी असर जो है बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, इन तीनों का परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए वह किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। उसमें स्नेह की बात हो, विश्वास हो और फिर सम्मान की भावना हो या ये सभी हो। तो अगर बात की जाए तो शिक्षक को जो है बच्चों से स्नेह की भावना होती है, बच्चों का शिक्षक के ऊपर विश्वास और शिक्षक का बच्चों के ऊपर विश्वास कि बच्चे कर पाएंगे, और उसी प्रकार बच्चों की नज़र में शिक्षक का सम्मान, यानी एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ये सभी का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है ये सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है के बाद 16 है कि बालकों में अधिगम के विकास में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बालक के अधिगम के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, यानी बच्चों के विद्यालय का कार्यक्रम इस प्रकार का हो कि बच्चा उसी में कंटिन्यू व्यस्त रहे, या फिर उसके पास अधिक पाठ पुस्तकें हों जिससे बच्चा बिजी रहे, या अधिगम उत्प्रेरित वातावरण हो, या उत्सुक माता पिता हो जो हमेशा चाहें कि बच्चों को पढ़ाते रहें। तो बच्चों के बालक के अधिगम के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, यानी सीखने के लिए प्रेरित करने वाला जो वातावरण होगा तो वहाँ बच्चे के अधिगम का विकास अधिक होगा। माता पिता कितने भी उत्सुक होंगे लेकिन अगर वहाँ पर वातावरण उस प्रकार का नहीं मिल पाएगा तो फिर वो बच्चा के अधिगम का विकास नहीं हो पाएगा। या अगर विद्यालय में अधिक पाठ पुस्तक दे दिया जाए तो वो बच्चों के ऊपर बोझ हो जाएगा पाठ पुस्तक, और फिर बच्चों के में अधिगम में जो विकास है वो उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। बाह्य कारक जो बच्चों को कक्षा में पढ़ने से रोकता है वह है भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रायोजन। तो कक्षा में रुचि लेने से रोकने का जो कार्य है ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में 17वां नंबर प्रश्न जाना जाएगा कि संस्कृति और प्रशिक्षण जो है ये बच्चों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु शब्द का भंडार हो जाता है। एक बच्चों का जो 2 साल तक पूरा होता है शिशु का तो वो बोलने लगते हैं कुछ कुछ शब्द, दादा, मामा, इस तरह से करके। तो उसके पास शब्दों का भंडार कितना होता है तो लगभग 0 से 2 वर्ष कंप्लीट करते करते दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्दों का भंडार है वो 100 शब्दों तक पहुंच जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि शर्म और गर्व जैसी भावना का जो विकास है वो बच्चों को किस अवस्था में होता है। शर्म आना या गर्वान्वित महसूस करना, ये बच्चों के अंदर जो ये भावनाओं का विकास है यह बाल्य अवस्था में हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है। सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना जो कहलाता है, इस 20वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वह है सीखने का वक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 20वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है 21वां नंबर प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है यह है अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि संज्ञानात्मकता का जो अर्थ है संज्ञानात्मक होने का वह अभियोग्यता का विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 23वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण
अंतर्मुखी व्यक्ति का नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण इनमें से आत्मकेंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता और दब्बू, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान जीवन का अध्ययन किया जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जो जीवन का अध्ययन है वो कहाँ से किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24वां का यह है 25। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 24वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान है इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो जन्म से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा है? तो लड़का के पैदा होने के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम है उसमें जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि XY क्रोमोसोम जो है यह बालक पैदा होने के लिए उत्तरदायी है, वहीं XX क्रोमोसोम जो है यह लड़की पैदा होने के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि मनुष्य में जो है वो 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम X जैसे होते हैं। अंतिम जोड़ा जो क्रोमोसोम है वो औरतों में XX और पुरुष में XY होता है। तो ये औरतों का और पुरुष का XX फर्टिलाइजेशन होगा तो लड़की पैदा होगी, और XY का फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर बालक पैदा होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर जाना जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का जो सामाजिक विकास है वह किससे प्रभावित होता है? वह सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। तो एक बालक का जो सामाजिक विकास प्रभावित होता है वो इसमें सभी शामिल हो जाएगा कि उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी, उसके विद्यालय से भी, उसके परिवार से भी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 26वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सृजनात्मकता की पहचान कौन सा है? सृजनात्मकता की जो पहचान है वो पुराने व्यवहार से पता चलता है, या चित्रकला से, या संगीत से, या फिर इससे नवीन परिणाम से। तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि नवीन परिणाम से जो है वो सृजनात्मकता की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? जी, बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वह विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर, या इनमें से सभी पर। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निरीक्षण विधि से क्या निकाला जा सकता है? तो इसमें प्रकार जो है हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देख रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निरीक्षण विधि किया जाता है, निरीक्षण विधि से अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन या दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि निरीक्षण के जरिए जो है वह दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, यानी विद्यार्थियों के अंदर जो है नेतृत्व के गुणों का विकास क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर यह है कि विद्यार्थियों के अंदर जो है वो नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है ताकि उसके व्यक्तित्व का, यानी उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा। जब भी हम लोग विद्यालय में बच्चों के ऊपर जब ये करते हैं तो यहाँ बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट जरूरी होता है, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसमें जो है पढ़ाई से संबंध लेकर के खेल और उसके नेतृत्व भावनाओं को भी विकास करना ये हमारा कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि छात्रों में अगर अनुशासनहीनता है तो उसके निराकरण का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, सबसे बढ़िया उपाय कौन सा है? तो अगर बच्चों के अंदर अनुशासनहीनता आ रही है, डिसिप्लिन नहीं है, तो उसको दूर करने का, उसको निराकरण करने का जो सबसे बेहतरीन उपाय है वो ये है कि हम छात्रों से संपर्क स्थापित करेंगे और उसके कारण को मालूम करेंगे कि बच्चे आखिर क्यों डिसिप्लिन में नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर के बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी यह कथन जो है मेंकेन का है, रूसो, अरस्तु या जॉन लॉक का है?
तो इस प्रश्न का तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ये मेंकेन का कथन है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सेट है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है, जो शिक्षा पूरा करने से पहले विद्यालय छोड़ जाते हैं उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय नहीं जाते हैं, तथा उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कोई काम में संलग्न हो जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो है इन सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। यानी 5वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में जो है हम संचार के उद्देश्य निर्देशित करेंगे, संचार का उद्देश्य निर्देशित करेंगे, माध्यम का चयन करेंगे, मूल्यांकन की योजना बनाएंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कि इसके उद्देश्य जो है उसे हम लोग निर्देशित करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कक्षा कि भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो अच्छे अधिगम प्रतिफल के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह ये है कि कक्षा का जो भौतिक वातावरण है वो बच्चों के लिए सही हो ताकि जो है अधिगम प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, ये दोनों जब होंगे तो उस प्लस कक्षा में जो है ये स्वच्छ वायु का प्रवेश होना चाहिए, प्रॉपर जो है लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इससे भौतिक वातावरण जो है कक्षा का बेहतर हो पाएगा। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कक्षा के शोरगुल को नियंत्रण रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। तो अगर कक्षा में शोरगुल हो रहा है तो उसे नियंत्रण करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि इस पर अपने जो है शिक्षण पद्धति में बदलाव करते हैं, बच्चों को जो है ये स्वयं करके सीखने का मौका देने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड जब हम टीचिंग वहाँ पर शुरू करते हैं तो बच्चे जो है शोरगुल करना छोड़ करके सभी अपने अपने कार्य में मशगूल होते हैं। यानी हमको ये कहना है कि शोरगुल की परवाह किए बिना हमको शिक्षण प्रारंभ करना है। और किस प्रकार का, तो चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखने का होगा तो फिर बच्चा शोरगुल के बजाय जो है वो करने में जो है व्यस्त होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। शिक्षा में जो प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक है किलपैट्रिक है, पेस्टोलॉजी है, विलियम जोन्स है या फिर जॉन डीवी है। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि विलियम जेम्स जो है शिक्षा में प्रयोजनवाद के विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस से क्या बेनिफिट्स है। तो अभ्यास से जो सबसे अधिक बेनिफिट्स मिलता है वो ये है कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उसको ट्रेनिंग मिलता है बार बार अभ्यास करने से। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा में आप कैसा प्रश्न करना पसंद करेंगे। यानी एक शिक्षक के रूप में आप जो है जब कक्ष में जाएंगे तो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे जी। तो 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो एक शिक्षक के रूप में जब आप कक्ष में जाएंगे तो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ विचार करना पड़े, कुछ सोचना पड़े। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 10वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा की जो खेल विधि है यानी टीचिंग का जो खेल के साथ सिखाने की जो तरीका है यह इसका सही अर्थ क्या है। तो इस 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो खेल विधि है यानी खेल की क्रियाओं के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करना है। अर्थात 11वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग है, जो छात्र केंद्रित शिक्षण है, इसमें
क्या इसका मतलब आशय है, क्या इससे ये है? तो इसमें यह आशय है कि प्रत्येक छात्रों की आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना है और बच्चों को उन्हें करके सीखने पर जो है जोर देना है, ताकि बच्चे जब कोई कार्य को करके स्वयं करके सीखते हैं तो फिर वह बेहतर सीख पाते हैं। प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं का उसमें ध्यान रख के हमें यह कार्य को करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? अगर किसी बच्चे को प्रभावित करना है तो उसके लिए जो है हमको क्या है कि प्रधानाचार्य से हम जो है सहयोग लेंगे, या फिर बच्चों को डराएंगे, या फिर उनके अपने विद्वता का प्रदर्शन करेंगे, या अपना एक आदर्श आचरण उनके पास अपना जो है एक आइडियल कैरेक्टर पेश करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हम जब अपना आइडियल कैरेक्टर बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे फिर हमारे कैरेक्टर से जो है प्रभावित होंगे, और ये सबसे बेहतर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए वह हमेशा क्या होना चाहिए? तो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इस प्रकार इसका 14वां का शिक्षण छात्र केंद्रित हो, ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं करूंगा किसका प्रतीक है? यानी मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा, ये नकारात्मक वाक्य जो है यह किस बात का प्रतीक है? इस 15वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि अपने आप की अक्षमता का। यानी अगर बच्चा ये कह रहा है कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे या हमसे यह प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसमें यह बताता है कि उस बच्चे के अंदर क्या है कि अक्षमता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम नहीं समझ पा रहा है। तो फिर हमें क्या करना है कि उसका जो है कारण पता करना है और फिर उसे सहयोग करना है। क्योंकि टीचर जो है, एक शिक्षक जो है फैसिलिटेटर होते हैं, हमेशा बच्चों के मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है किसी कार्य को करने से, तो फिर वहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता है कि हम उसे कारण को पता करके और उसका जो है सॉल्यूशन बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बालक जन्मजात क्रियाशील होते हैं, यानी बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से क्रियाशील होते हैं, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। तो किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? बच्चे चूंकि जन्मजात क्रियाशील होते हैं, हम सभी जानते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे ये सारे जो है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि जो क्रियाशील बच्चे हैं तो उन्हें हमें क्या करना है कि और जो है प्रेरित करना है, किसके लिए? ताकि वो कुछ रचनात्मक कार्य कर सके, इसके लिए हमें बच्चों को प्रेरित करते रहना है। तो 16वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे क्या कहेंगे? यानी शिशु, यहाँ पर बालक कहिए कि शिशु जो है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों को शिशु कहा जाता है, और विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो 6 वर्ष से में विद्यालय में बच्चों का नामांकन होता है। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि कोई बालक अगर आपस में मारपीट करता है तो फिर हम उसे क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, या कारण की पृष्ठभूमि को समझ कर ऐसा प्रयास करेंगे कि आगे ऐसा ना करे, या फिर हम उसकी शिकायत हेडमास्टर साहब से कर देंगे, या फिर मारने पीटने से मना करेंगे। तो इसका सही उपाय है कि हम पहले जानेंगे कि आखिर किस कारण से ये बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, फिर उस कारण को समझा करके प्रयास ये रहेगा कि आपस में वो बच्चे हिल मिल करके विद्यालय में रहे और फिर आइंदा इस प्रकार का कोई कार्य उनसे ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपके राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इस 18वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि सहयोगियों से, यानी जो अपने ये कलीग्स हैं, तो वहाँ पर आपस में संबंध रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह ये है कि उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है, यानी सच बोलने से दिक्कत होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आदमी सच बोलना बंद कर दे। तो सही बात कहने से अगर परेशानियां आती है फिर भी हमको सही बात कहनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण होना चाहिए, यानी प्राथमिक कक्षाओं में जो विचारों का आदान प्रदान है वह कैसे होना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षा में चूंकि बच्चे
जो है जिस परिवेश में भी पले बढ़े होते हैं वहाँ से सीधा विद्यालय आते हैं, यानी बच्चों का वो पहला स्कूल का एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ पर अगर हम बच्चों के साथ अंग्रेजी भाषा में या किसी ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जिसे बच्चे अननोन हैं, तो फिर बच्चे वहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। वहाँ पर बच्चे अपने जो उनके पास पूर्व से ज्ञान है उसका आत्मसातीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण के लिए जरूरी है कि बच्चों की मातृभाषा में उनसे ये बात विचार किया जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को क्या बनाते हैं। तो जो जटिल वाक्य हैं और नकारात्मक भाषा विचार हैं वो जो संप्रेषण है बातचीत की ये है उसको अप्रभावी कर देता है, यानी वो प्रभावशाली नहीं रह पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका जो है वो किसकी होती है। तो छात्रों के विकास में वैसे तो चूंकि बच्चे ये रचनात्मक कार्य करते हैं, क्रियाशील बच्चे पैदा होते हैं, फिर वहाँ पर जो है उसका अगर बात किया जाए तो उसमें जो है एक आनुवांशिकता का और उसके वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है उसके विकास में। लेकिन अगर हम विद्यालय में बात करें तो जो समर्पित शिक्षक होंगे बच्चों के प्रति उनका जो है सबसे अधिक योगदान होता है छात्रों के विकास में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस सेट में देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये 23वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि सूचनाओं एवं ज्ञान की जो प्राप्ति है यह सीखने की योग्यता को बताता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ऑडियो विजुअल कहेंगे हम लोग, जिसमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। अगर टेप रिकॉर्डर रेडियो की बात करें तो ये जो है केवल ऑडियो है, प्रोजेक्टर जो है केवल विजुअल है, वहाँ पर आवाज़ें नहीं आती है। लेकिन अगर दूरदर्शन की बात करें तो ये ऑडियो विजुअल सामग्री है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पेडागोजी कहलाता है, पेडागोजी जो है यह क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों जो है पेडागोजी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो जब विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो फिर हम उसकी सराहना करते हैं, उसे जो है हम मोटिवेट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 26वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। जी, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जो जानकारी है यह सामाजिक संज्ञान से होती है, यानी जब सामाजिक संज्ञान लिया जाता है तो फिर उसमें क्या घटित होने वाला है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए। प्रभावी तथा जो सफल नेतृत्व का आधार है वह समूह की सेवा करना है, व्यक्तिगत रुचि है, प्रशंसा है, समूचे समूह का कल्याण है। तो जो सफल नेतृत्व है वह ये होता है कि पूरे जो समूह है उसका कल्याण की बात होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है उसका जो मार्किंग करना है हमें, तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है। तो सबसे अच्छी विधि है कि बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी CCE कम्प्रिहेंसिव जो है एंड कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए उसका। ऐसा नहीं हो कि बच्चों का जो है हम केवल सत्रांत में, यानी जो पूरा सेशन है उसके लास्ट में एग्जाम्स ले लेंगे और वो भी वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करके हम उसे नहीं ले सकते हैं। बल्कि हमें क्या है कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चा दोस्तों के संग कैसा बिहेव करता है, बच्चे के अंदर जो है नेतृत्व की क्षमता है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का हमें जो है व्यापक तौर पर मूल्यांकन करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। तो इससे 30वां नंबर प्रश्न का होगा कि सामाजिक जीवन का केंद्र होना। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है
कि विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे विद्यार्थियों के लिए जो गुण का होना सबसे ये है, वह है कौन सा गुण? 31 का ऑप्शन नंबर बी, कि वह लेबरियस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ऊब जाएं, तो ऐसे कंडीशन में जो है फिर वो अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। बच्चे चूँकि जो ये लड़कपन होता है, वहाँ से बच्चे मित्रता करते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जब किशोरावस्था की ओर आते हैं तो वहाँ पर बच्चों के अंदर थोड़ा सा मैं कुछ हूँ, मैं क्या हूँ इत्यादि की भावनाएं जागृत होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे का नम्रता उसका गुण होना चाहिए के जो है सबसे अधिक है, कि वो कंटिन्यूअसली लेबर करने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिक्षक के लिए सबसे अनुकूल क्या है? तो शिक्षा के लिए जो सबसे अनुकूल है वह 32वां का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि गतिशीलता जो है सबसे अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है जो बेसिक इसका यह है वो कौन सा है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है भारत में शिक्षा का, कि राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए 33वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों की भी शेयर कीजिए, तथा आप अगर हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं तो ये भी कमेंट करके बताइए, और अंत में जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्न का सही उत्तर कर पाए हैं, ताकि इससे अपनी जो स्वयं का मूल्यांकन है यह हो पाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अनौपचारिक अध्यापक है वह कौन है? तो बच्चों की जो सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक की अगर बात किया जाए तो माँ के गोद को जो है बच्चा का प्रथम विद्यालय माना जाता है, पहला स्कूल माना जाता है, अर्थात उसकी माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 34वां का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो यदि हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं या शिक्षा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसकी जो शुरुआत करनी है वह हमें कहाँ से करनी है? इसकी शुरुआत जो है हमें प्राथमिक स्तर से, बेसिक के जो है प्राइमरी लेवल से शुरू करनी है, ताकि फिर इस लेवल से जब हम लोग शुरू करेंगे तो एक लेवल के बाद जो है हम इसका बेहतर रिजल्ट देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय यानी प्री प्राइमरी जो स्कूल है यह शिक्षा का आधार होना चाहिए। तो प्री प्राइमरी जो स्कूल है, अगर बात किया जाए कि जहाँ बच्चे जो है किंडरगार्टन की जो ये कॉन्सेप्ट है 6 वर्ष से पूर्व के बच्चे आते हैं, तो वैसे विद्यालय में हम अगर बच्चों के शिक्षा देने के लिए बैठाते हैं तो फिर बच्चों को पढ़ाने में का सबसे जो बेहतर तरीका होगा कि बच्चों को खेल विधि से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे खेलने के लिए विद्यालय में रुकेंगे, और रुकेंगे तो उसे खेल खेल में हम लोग कुछ सिखा पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 36वां नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वह गुण जो शिक्षण में परम आवश्यक है। तो शिक्षण के लिए यानी टीचिंग के लिए जो गुण सबसे आवश्यक है, जरूरी है, वह यह है कि अनुकूलन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सतर्कता होनी चाहिए। यानी इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनुकूलन हो, पेशेंस हो और पूरा एकदम बिल्कुल सतर्क हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतः प्रक्रिया की जाती है। तो विद्यालय में जो मानवीय अंतः प्रक्रियाएं की जाती है, इसका जो सही उत्तर होगा 38 का वह है सामाजिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या है? तो विद्यालय एक ऐसा संस्था है जिसका कार्य है समाजीकरण करना, यानी बेहतर समाज का निर्माण करना। क्योंकि विद्यालय जो है वो एक किसी विशेष का नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए कार्य करता है। तो बेहतर समाज के निर्माण में विद्यालय का योगदान होता है। तो विद्यालय संस्था है जो समाजीकरण कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध किससे है? तो प्रकृति एवं जो पर्यावरण का संबंध है वह 40वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, कि किसी भी विकास में जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इस प्रकार हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी इस सेट में कंप्लीट किए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।